directors of Headman and all the members of the management committee and especially CBSC who have given a nice opportunity to express my view on this stage. My colleagues, now today what the topic I have, morals and ethics, it is a burning big issues at present time, because we all are facing from our new generation that how we have to manage them not only in school but in our environment also. आज हम पाते हैं कि लोगों की नैतिकता में कमी आ गई। लोग दिन ब दिन स्वार्थी होते जा रहे हैं। एथिक्स कहीं मिटता हुआ समझ आ रहा है और इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। पहले भी हम बहुत सारी बातों को सुने हैं। नाउ morals and ethics are the essence of our life, because these things just shape the character of our life, and so it's more valuable for us. So as there are some main points for the topic as what are values. Second, what are morals? Morals of human life and moral principles of Jean Piaget and Lawrence Mohanberg. What are ethics? Difference between morals and ethics, and at last, ethics for teachers. So my dear colleagues, now I want to share a story with you which will just define our value of ourselves. हम अपने आप को इस समाज में या इस दुनिया में किस तरह पाते हैं और हमारा क्या निर्णय होना चाहिए, हम अपनी वैल्यू खुद कितना बनाते हैं, यही इस कहानी का सारांश है। एक लड़का अपने पिता के पास जाता है और उससे कहता है कि पिताजी, मेरे जीवन का मूल्य क्या है? तब उसके पिता उसे एक पत्थर देते हैं और कहते हैं, बेटे, इस पत्थर को तुम बाजार ले जाना और जब कोई इसका मूल्य पूछे तो कुछ मत कहना, सिर्फ अपने 2 उंगलियों को दिखा। वह बच्चा बाजार गया। शाम होने को आई थी, अभी तक कोई व्यक्ति उसके पास उस पत्थर का मूल्य पूछने न आया, नहीं उससे यह जानने आया कि वह यह पत्थर क्यों बेचना चाहता है। जब सूर्य ढलने को आया, उस समय एक महिला उसके पास आई और उसने कहा कि बेटे, क्या तुम इस पत्थर को बेचना चाहते हो? वह लड़का बोला कि हाँ। तो उस औरत ने कहा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो जैसा कि उसके पिता ने कहा था, उसने अपने 2 उंगलियों को दिखाया। तब उस महिला ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हें इसके 200 रुपए चाहिए? ठीक है, मैं अभी 200 रुपए लाती हूँ और यह पत्थर मुझे। वह लड़का बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसे सोच ही नहीं रहा था कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपए हो सकती है, जिसे मैंने तुच्छ वस्तु समझ रहा था। वह दौड़कर अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मुझे एक महिला मिली थी और उन्होंने इस पत्थर की कीमत 200 रुपए देने की बात कही। उसके पिता बोले कि बेटे, अब तुम
पत्थर को कल म्यूजियम में लेकर जाए। वो लड़का फिर वही किया, दूसरे दिन वह उस पत्थर को लिया और म्यूजियम में जाकर खड़ा हो गया। उसके पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि बेटे इस पत्थर के तुम क्या लोगे? फिर जैसा कि उसके पिता ने निर्देश दिया था, उसने अपने 2 उंगलियों को निकाला। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा, ये पत्थर मुझे दे। यह सुनकर वो लड़का और आश्चर्यचकित हुआ। उसे लगा कि अरे जिस पत्थर को मैं बहुत तुच्छ समझ रहा था, कल इसके 200 मिल रहे थे और आज यहां आने के बाद 2000 हो गए। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। वह फिर दौड़कर अपने पिता के पास आया और कहा कि पिताजी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस पत्थर की कीमत मेरे लिए कुछ नहीं था, वह तो 2000 में लोग लेने को तैयार है। तब उसके पिता ने कहा कि बेटे, अब तुम कल इसको जौहरी के पास लेकर जाना और पूछना कि इसकी कीमत क्या है। फिर वह बच्चा अगले दिन उस पत्थर को लेकर जौहरी के पास गया। वह जैसे ही जौहरी की दुकान पर पहुंचा, काउंटर के पीछे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने उस पत्थर को देखते ही दौड़ लगाई और कहा कि अरे ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? जिस पत्थर को खोजने के लिए मैंने अपना पूरा समय गंवा दिया, मैं बुरा होने को आया, वह मुझे नहीं मिला। बोलो इसकी कीमत में क्या चाहिए? वह बच्चा बड़ी आश्चर्यचकित था। उसने कुछ नहीं कहा, अपने 2 उंगलियों को निकाला और देखा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसके 2 लाख दूंगा, मैं अभी 2 लाख देता हूं और यह पत्थर मुझे दे। वह बच्चा तुरंत अपने पिता के पास आया और कहा कि पिताजी, इस पत्थर के तो 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। इसके पिता ने समझाया कि बेटे, हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह के पत्थरों की तरह है, बस अंतर ये है कि हम इसकी कीमत नहीं समझते हैं और अब जरूरत ये है कि हम अपने आप को खोजें कि हम कहां हैं। Now, what I want to say? I want to say that values are the most precious thing which can be recognized by an experienced person, and we have to just we have to keep ourselves in those hands which have seen this world. हमें जरूरत है कि हम कुछ वैल्यूज जिस पर हमें विश्वास नहीं है उसको पहचानने के लिए हम किसी ऐसे जौहरी को अपने पास रखें जो हमारे मूल्य को पहचान सके। सो व्हाट आर वैल्यूज? In fact, values are the foundation of an individual person's ability to recognize, to difference between good and bad, right or wrong. हम सभी अपने समाज में, अपने परिवार में और इस दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जब जाते हैं और हम पाते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं और हम उनके भंवर जाल में फंसते हैं। बट हमारा मूल्य क्या होना चाहिए? हमारी नैतिकता क्या होनी चाहिए? हमारे वैल्यूज क्या होने चाहिए? हमारे वैल्यूज होने चाहिए कि हम उनको पहचानें, हम यह देखें, हम उनको परखें कि कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीजें हमारे लिए बुरी है, और इन्हीं को पहचानने की जो क्षमता है वही हमारी वैल्यूज है। ये कैसे आएंगे? नाउ देयर आर सम ऑफ द पैरामीटर्स which decide the values in which honesty, gratitude, integrity,
will show to recognize us by others. हम कितने ईमानदार हैं या हम अपने आप को कैसे ला सकते हैं जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को प्रूफ नहीं करे, या हमें वैसा काम न मिले जिसको हम अपने बहुत पूरी शिद्दत से करने को मजबूर हो, या हमने दिखाया कि हम अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से किए, जब तक उसका आकलन दूसरों के द्वारा नहीं होगा हम यह समझने में असमर्थ है कि हाउ मच वी आर ऑनेस्ट। एंड these morals just so values include a deep-rooted system of beliefs that guide us in our decisions, and these values come from morals. So, what are morals? Morals are beliefs that emerges out of core values. हमारे मूल्यों से जो अच्छाइयाँ, जो नीतियाँ और जो तंत्र इस समाज ने, इस परिवार ने बनाए हैं, हम उन्हीं को क्या कहते हैं? मोरल्स कहते हैं। So, as morals are specific and context driving rules that govern a person's desire to be good. जब हम जन्म लेते हैं उसी समय हम बहुत सारे नियमों से बंध जाते हैं। जब जब हमारा उम्र बढ़ता है हमें सिखाया जाता है हमारे परिवार में, हमारे समाज में, कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अपने कार्य को कैसे अच्छी तरह से करना चाहिए, और आप जस्ट इंक्लूडेड में मोर। जैसा कि बताया गया है कि यह एक विशेष चीज है जो ऐसे एक कानून है जो हमें बताते हैं कि हमारी अच्छी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करें। Even some of the persons can take this one in their own selfless अपने स्वार्थ के लिए अगर कुछ गलत भी करना हो तो उनके लिए वो भी मोरल बन सकता है। एंड the wrong things also can be immoral, but it will depend on the condition, on the situation. अब suppose we are teachers and we will people just watch the children. There are some children who are good in study and his friend is not well in study. But what is the moral of the brilliant student? अब वह बहुत अच्छा मित्र है, उसका देख रहा है भाई तो फेल हो जाएगा। उसको पता है कि अगर मैं चीटिंग कराता हूँ तो मेरे टीचर मुझे देखेंगे तो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट उसको लगता है कि नहीं, अगर मेरा मित्र पास हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे तो फिर उसका जीवन कुछ अच्छा हो जाएगा, उसके लिए वह चीटिंग के लिए उसको कहता है हाँ चीटिंग थोड़ा सा कर लो, तो यहाँ वह मोरल बैड नहीं। अब एक बहुत साधारण सा अगर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि अगर एक बच्ची है जिसकी माँ बहुत बीमार है, उस बच्चे के लिए जिसने उस दूसरे अपने साथी का हेल्प किया और उसको लगा कि नहीं यहाँ चीटिंग कराना उसके लिए एक मोरालिटी होगा, बट व्हाट इज द मोरल ऑफ वी टीचर्स? हियर वी हैव टू इनकलकेट same morality, original morality in that brilliant child who was helping his colleague.
शिक्षकों की भी अपनी एक मर्यादा है और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उस बच्चे को जिसने चीजें कराएगा उसको हम समझाएं कि भाई आप यह नहीं कर सकते। चलो माना कि इसको कम नंबर आता फिर होता, फिर हम कंसिडर करके देखते क्या हो रहा है। आपने तो एक बार ये करके अपने वैरायटी को तो सुधारने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है उसका जीवन खराब हो जाता है। बट हियर वी विल सी दैट morality which is done in wrong way may be sometimes good in a harsh condition। अगर एक बच्ची जिसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो और उसके पास पैसे इतने न हो कि वह उस जरूरी चीज की उस जरूरी दवा को खरीद सके, इसके लिए उसे क्या करना होगा? निश्चय उसे कुछ ऐसे कार्य जो नैतिकता की श्रेणी में नहीं है, जैसे स्टीलिंग, उसको उस दवा की चोरी कर देंगे। ये सिद्धांत मैं स्वयं से नहीं कह रहा हूँ, ये आगे मैं डिफाइन करूंगा। ये बर्बर का एक सिद्धांत है जिसमें उन्होंने एक नैतिक परिणाम की बात की है। उन्होंने कहा कि जब नैतिकता दो में आ जाए, यानी अगर अच्छाई और बुराई के बीच एक जबरदस्त मन में द्वंद्व होने लगे, वैसी स्थिति में आदमी उस बुरे कर्म को करने को तैयार होता है जो नैतिकता की श्रेणी में नहीं है, लेकिन उसे नैतिकता माना जाएगा। जैसा कि उस बच्चे ने निर्णय लिया कि मुझे चाहे वह जैसे भी हो चोरी भी करना पड़े तो मैं उस दवा को लाऊंगी, क्योंकि यहाँ जान बचाना नितांत आवश्यक है। So as we are teachers and we have to inculcate morality in students, so we have to know the thought of some of the psychologists who have studied on children for years and given some rules. Among them, Freud, who was known as the father of psychology, Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, even Galligan have also given some of the rules about moral. So here we are going to know what theories have been given by Jean Piaget. Jean Piaget was a Swiss psychologist. In fact, he was a biologist and he was a doctor. But he studies his 30 years on his children. उनका जो बच्चों पर नैतिकता या फिर और भी दूसरे उनके संज्ञानात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम कहते हैं, ग्रोथ, मतलब बच्चे कैसे विकास करते हैं, इस पर उन्होंने बहुत बड़ा जीवन लगाया। आज भी जीन पियाजे का जो भी सिद्धांत उन्होंने दिया है, जैसे डेट में हमने पढ़ा, वह सार्वभौमिक शब्द है। उसके बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ दो मनोवैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जीन पियाजे एंड सेकंड लॉरेंस कोहलबर्ग। सो जीन पियाजे ने दो सिद्धांत दिए, जिसको आगे उसी को एलाबोरेट कर दिया गया है 4 सिद्धांतों में। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 theories. The first theory is explaining
The children who are at the age of 3 years to 10 years, 3 से 10 साल की अवस्था में जो बच्चे होते हैं कि उन्हें नैतिकता कैसी होती है, इसके बारे में उन्होंने फर्स्ट जो सिद्धांत दिया वो था हेटेरोनोमस मोरालिटी स्टेज। हेटेरोनोमस मीन्स others, ruled by others, परतंत्रात्मक। यहां उन्होंने बताया कि जब बच्चे यंग एज में होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनका अपना कोई संज्ञान नहीं, वह वही करते हैं जो हम अपने परिवार में सिखाते हैं या समाज उन्हें देता है। As he describes that in this stage of moral development, children follow strict rules and completely precedent to authority। यहाँ उनका अपना कुछ सोच नहीं है, वह वही करते हैं जो उनके बड़े बताते हैं। As you can see in school, children behave as we expect them, because there are some fears and punishment, as well as there is a logic clause that they may be got some grievances if they behave well। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, कहते हैं कि देखो तुम अच्छे तरह से होमवर्क करके आओगे तो मैं तुम्हें एक ट्रॉफी दूंगा या मैं तुमको दूंगा। बच्चा आपकी बात नहीं, उसको सिखाते हैं भाई सच बोलना है, देखो तुम उसको मारे हो, बताओ कर मारे हो, सच बोलोगे तो मैं तुमको कुछ पुरस्कार दूंगा या दूंगा, और बच्चा आपको सच बता। अब उसके दिमाग में क्या बात आ गई? उसके दिमाग में बात आई कि भाई ये तो सच बोलना बहुत अच्छी बात है, तो इससे तो पुरस्कार मिलता है। वहां उसके दिमाग में ये मोरालिटी कौन डाला? वो हमने डाला। और यहाँ वही चीज ब्याज बताते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से अपनी ऑथोरिटी के अंडर काम करते हैं, एंड these rules are seen as inflexible things that do not change। ये लचीले नहीं है। हमने अपने परिवार में, अपने समाज में जो कानून नियम या सूत्र में बनाए हैं, हम we expect that children have to follow these rules, and those who will go against them they will be punished। तो वहां इस बात को चिंताजन बताया कि children in this stage are also judged how wrong a particular action is done by its consequences। ये जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार ही अपनी नैतिकता को शो करना है, और हमें वही काम करना है जो हमारे बड़े, हमारे शिक्षक या हमारी अथॉरिटी हमें बता रहे हैं। As negative consequences of punishment is seen as an automatic response to breaking a rule। जो उन्हें पता है कि अगर हम इस कानून को तोड़ते हैं तो उसके बदले में हमें दंड दिया जाएगा। And second one is autonomous morality stage, and this stage was in adolescence to 4 years। ऐसे तो इसको ढूंढ कर उन्होंने बताया है, लेकिन अगर हम देखें तो पूरे जीवन हम इस मोरालिटी को ढूंढते रहते हैं। एंड हियर वी आर जस्ट फॉलो अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नेंस। क्योंकि जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उस समय वह अब अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार काम करता है। उस समय वह आपके रूल को फॉलो करता है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, अगर हम जो सोच रहे हैं उसको एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है तो वह अपनी राय भी मानता, और कई बार वह अपने नैतिकता, अपने खुद की नैतिकता पर वर्क करना शुरू करता है। अब यहाँ क्या होता है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति किसी बच्चे को कुछ ऐसा वर्ड बोला जो उसके दिल को लग गया, उसके
या फिर उसको पनिश कर दिया तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, वो बच्चा डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, वो पहले इस पर विचार करता है, फिर उसका रिएक्शन भी देता है। लेकिन जो यंग एज बच्चे का रिएक्शन नहीं देते। यहाँ जो ऑटोनोमस स्टेज में होता है कि जहाँ जैसे इसका नाम ही है कि स्वतंत्रात्मक, यानी अब बच्चा वो खुद के लिए अपनी नैतिकता प्रकट करेगा। एंड इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न हाउ टू क्रिटिकली evaluate rules and apply them based on cooperation and respect with other children। यानी बच्चे यह सीखते हैं कि अगर परिस्थितियां कठिन है, उन परिस्थितियों में हमें एक दूसरे का सहयोग कैसे करना है, और साथ में वह एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना सीखते हैं। यह नैतिकता हम इसी कहेंगे जब हम किसी के लिए खड़े हो तो दूसरा भी हमारे लिए खड़ा। Now children begin to learn to take the perspective of others in this stage, and intention is also an important concept in this stage, क्योंकि बहुत सारे इरादे उनके चेंज होने लगते हैं। So children begin to judge how wrong an action is by the intention of perpetrator and punishment is adjusted accordingly। यानी इस स्टेज में अब क्या होगा, अब बच्चों में यह भावना आती है कि अगर कोई कार्य गलत हुआ तो कैसे उस पर रिएक्ट करना अपना, या फिर जिस व्यक्ति ने गलत कार्य किया उसका इंटेंशन क्या है, उसका इरादा क्या है। कई बार होता है, अपने परिवार में भी देखते हैं या दूसरे अपने स्कूल में भी देखते हैं कि हमने किसी बच्चे को कुछ कहा, डांटा, तो वहां पर क्या होता है कि बच्चा हो सकता है कि रिएक्ट करे, लेकिन जो इसके साथी होते हैं वह क्या करते हैं, उसको समझाते हैं कि अच्छा ठीक है, हम देखेंगे, बात करेंगे सबसे, उनको सरेआम ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये दिस स्टेज हेल्प्स टू बिल्ड अप और मैंस मोरालिटी and it helps to make our man a good citizen। इससे पहले मैंने एक बात की थी कि कई बार क्या होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमारे बीच, हमारे नैतिकता के बीच बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, जिसको नैतिक तर्कना कहा गया है। और जीन पियाजे ने इस चीज को जो डिफाइन नहीं किया था, और उस पर उन्हीं के कुछ सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिए उसमें उन्होंने इसी नैतिक परंपरा पर बात की। उन्होंने कहा कि भाई लॉजिक की मोरालिटी क्या होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू एज हाउ इट जस्ट इलैबोरेट इटसेल्फ। उसके बारे में हम कुछ देखते हैं कि नैतिक तर्कना क्या है, कि नैतिक तर्कना नैतिक व्यवहार के लिए एक आवश्यक तत्व है। और इस चीज को बताने के लिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्टेज बताए हैं, और उस स्टेज को फिर उन्होंने दो पार्ट में बांटा है, जिसको 6 स्तरों में उन्होंने शुरू। लॉरेंस कोहलबर्ग यह यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने लगभग 20 इयर्स तक डिफरेंट चिल्ड्रंस पर, डिफरेंट बच्चों पर अपने समय बिताए, उनसे साक्षात्कार लिया। उनका जो भी थ्योरीज थे उन्होंने उन बच्चों के साक्षात्कार से किए थे। इसमें एक चीज और देखेंगे कि जो कुछ भी इन्होंने सिद्धांत दिए थे वह सिर्फ लड़कों को, लड़कियों पर नहीं थे, महिलाओं पर नहीं थे, जिसको आगे चलकर गैलिलियो ने प्रूव भी किया है। उन्होंने बहुत सारी बातें महिलाओं के बारे में बताई हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हियर लॉरेंस कोहलबर्ग just divide his theory in 3 stages. First
स्टेज इज कॉल्ड प्री कन्वेंशनल स्टेज, मीन्स पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था में क्या होता है? यह नैतिकता का सबसे निचला स्तर है जो 4 वर्ष से 10 वर्ष के बालकों के लिए लिया गया परीक्षण। तो 4 वर्ष के बाद बच्चे थोड़े समझदार होने लगते हैं और 10 वर्ष तक की अवस्था इसलिए किशोरावस्था की नीचे की अवस्था है। तो इस स्तर में नैतिकता पर बच्चों का कोई नियंत्रण नहीं है। जीवराजी ने भी साफ बताया, यह बाह्य नियंत्रण पर होता है और नैतिक कार्यों के लिए यहाँ सजा और पुरस्कार का प्रावधान होता है। अच्छे करें तो सजा पुरस्कार मिलेगा और बुरा करें तो सजा मिलेगी। तो ये एक भय बच्चों में होता है कि भाई हम अच्छा ही काम करें, ठीक ना? तो फर्स्ट लेवल is that reward and punishment, सजा और दंड की अवस्था। चूंकि यह बाहरी सत्ता पर आधारित पूर्ण परंपरागत अवस्था का पहला चरण होता है जहां नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। बालक द्वारा मान्य व्यवहार पुरस्कार प्राप्त करने के लिए या दंड से बचने के लिए किया जाता है। यहाँ एक कहावत है ना, जिसकी लाठी इसकी भैंस, वही कहावत चरितार्थ होती है। और इसके बाद दूसरा जो मैंने स्तर बताया इस स्टेज में, वो था व्यक्तिगतता या विनय या अहंकार का या स्टेज ऑफ ईगो। इस अवस्था में अब बच्चों को क्या होता है? उनमें एक एक्सचेंजेशन का भाव आता है। वह अगर किसी साथी के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उन्हें एक्सपेक्टेशन होता है कि दूसरा भी मेरे लिए करे। इसी को एक्सचेंज रूल दिया गया है कि इस अवस्था को यांत्रिक या साधन सापेक्षता कहा गया है, क्योंकि यह एक व्यक्ति केंद्रित न होकर यह दूसरे का हित साधने पर भी आधारित होता है और इसमें एक ऐसी नैतिक चिंतन है जिसमें बालक आत्म केंद्रित हो जाता है। यदि वह सबसे पहले सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मुझे क्या मिलेगा, मैं सेल्फ ईगो। तो इस यहाँ बच्चा अब अपने हितों के लिए जो भी कार्य करने होते हैं वो करने को तैयार होता है, लेकिन इससे पहले यह भी सोचता है कि अगर मैं जिस कार्य करने जा रहा हूं उसमें मेरा हित तो हो ही रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें डिमेरिट क्या है कि कभी कभी गलत डिसीजन बच्चे ले लेते हैं, है ना? इसमें गलत डिसीजन लेते हैं और इसमें यह भी सोचते हैं कि यह दूसरे के हितों के अनुरूप काम को कर रहा है कि नहीं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे हमारे घरों में गेस्ट आते हैं, बच्चों को बताते हैं भाई आपको उनको प्रणाम करना है, उनकी सेवा करनी है। तो बच्चा को लगता है कि अच्छा सेवा करने से क्या मिलेगा? मम्मी कहते हैं चलो हम जाओ प्रणाम करो, मिठाई देते हैं। आपको पता है कि जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? हमारे बच्चे। और उसका कारण ये होता है कि जब गेस्ट आते हैं तो उनको खाने के लिए बहुत अच्छा चीज मिलता है, इसलिए बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ क्या है कि अब वह बच्चा वह हमारी बात मानने को तैयार हो जाए, क्योंकि उसके बदले में अगर वह किसी की सेवा करता है तो उसके बदले में उसे रिवार्ड मिलता है। उसमें एक सिर्फ ईगो की भावना होती है। फिर सेकंड स्टेज आता है कन्वेंशनल स्टेज, जो 1 to 13 इयर्स किशोरावस्था की शुरुआत तक यह स्टेज होता है। और इसमें किशोरा इस स्तर पर नैतिकता पर माता पिता और समाज का नियंत्रण। कई बार बच्चे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं और हम उस पर अंकुश लगाते हैं।
इसको दो स्तरों में जैसे उन्होंने बांटा, पहला था कि स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन मीन्स पारस्परिक संबंध और प्रशंसा के अवसर। चिल्ड्रेन इन दिस स्टेज एक्सपेक्ट फॉर एप्रिसिएशन फॉर देयर वर्क। कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे 5, 6 या 4th क्लास में आते हैं, हम उनको एनकरेज करते हैं कि चलो स्पोर्ट्स में हिस्सा लो, चलो पढ़ाई अच्छी तरह से करो। तो यहाँ क्या होता है, बच्चों को ये लगता है कि नहीं, अगर हम इसे कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो उनको प्रशंसा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और वो हर कार्य करते हुए तैयार होते हैं जिसमें उन्हें हम एप्रिसिएट करते हैं। तो यह मनुष्य की नैतिकता का एक स्तर है, वह गॉड गिफ्ट है, बट वी आर शेड्यूल्ड। इस अवस्था में विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना और दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानना बच्चों के लिए मस्त होता है। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहारों के मानदंडों को अपनाते हैं, जो उनके माता पिता की नजर में उन्हें एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनाते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि लोग मुझे अच्छा समझें, और इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना या यह स्वीकृति पाना है कि जिससे उनको प्रशंसा प्राप्त हो। एंड सेकेंड वन यहां है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। मीन्स अब यह लॉ एंड ऑर्डर कौन बना है, हमारा समाज, इसलिए इसको सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है। यानी इस अवस्था में नैतिकता और अनैतिकता लोगों के नैतिक विकास की अवस्था, सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है और वह समझने लगता है कि कौन सा व्यवहार उसके समाज के हित में है, और उसके अनुसार वह न्याय और कर्तव्यों को समझकर समाज के दायरे में रहना पसंद करता है। यहाँ वह बहुत कुछ सीखता है। कई बार हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ सामाजिक उत्सव होते हैं, उसमें इस तरह के बच्चे ज्यादा अच्छी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनमें एक चीज होती है, समाज के दायरे में रहकर बहुत सारे जीवन के उतार चढ़ाव को सीखने का मौका मिलता है, इन्हें हर समय एप्रिसिएशन मिलता है और ये जीवन को सीखते हैं। फिर थर्ड स्टेज आता है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज व्हिच कम्स इन एडल्टहुड। यानी यह अब किशोरावस्था से ऊपर और प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था होती है, जहां अब हर नैतिकता का एक तर्क सामने आता है। जैसे हमने बात की थी ना कि नैतिक प्रगणना, यहाँ एक भी कोहलबर्ग से अपने बुक में एक ऐसी कहानी को दर्शाते भी हैं कि वहाँ एक हिंस नामक व्यक्ति है जिसकी पत्नी की तबीयत बहुत ही खराब है और वह एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज कम पैसों में नहीं हो सकता है। वह उसके लिए एक फार्मासिस्ट बन जाता है और इसके लिए जरूरी दवाइयों की डिमांड करता है, और फार्मासिस्ट कहता है कि भाई तुम्हारे पास इस दवा के पैसे नहीं है, तुम्हें दवा नहीं दूंगा। तब वो व्यक्ति आता है घर, बहुत निराश है, लेकिन वह चाहता है कि अपनी पत्नी को बचाए। वैसी स्थिति में वह जाता है उस दुकान पर और वहां से दवा की चोरी करता है, क्योंकि वह जानता था कि इस कार्य में अगर वह पकड़ा गया तो उसे दंड भी मिल सकती है, जेल भी हो सकती है। क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैं जेल चला गया तो कुछ समय बाद छूट सकता हूं, लेकिन अगर मेरी पत्नी की जान चली गई तो फिर वापस नहीं आएगा। यही नैतिक प्रगणना
के बीच में द्वंद्व में फंसा हुआ था। और यही हमारे जैसा पॉजबल ने बताया कि यह पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है जिसमें हम अपने व्यक्तिगत नैतिकता को सबसे अधिक महत्व देते हैं और हम यह सोचते हैं कौन सा काम हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी है। एंड अगेन इट इज डिवाइडेड इन टू स्टेजेस। फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ हम समाज के साथ समझौते की व्यवस्था इसको बताया गया है। और उन्होंने कहा कि इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह समाज के साथ कैसा समझौता बनाए रखता है। इसके लिए अगर बहुत जरूरी है तो क्या उस समझौते को तोड़ना चाहिए? वह बहुत हद तक समाज के बनाए सिद्धांतों को महत्व तो देता ही है, लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियां आए तो वह उनसे ऊपर उनको तोड़ना भी पसंद करता है। और लास्ट था कि प्रिंसिपल्स एंड स्टेज ऑफ कॉन्सेप्ट, इसे विवेक की अवस्था या सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। जब इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति अपने अंतर आत्मा की आवाज के द्वंद के बीच फंसा होता है तो वह सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज को सबसे अधिक महत्व देता है, भले ही वह गलत ही क्यों नहीं। लेकिन यह ध्यान रखता है कि इससे सामाजिक हानि इतनी ना हो या व्यक्तिगत हानि इतनी ना हो जिसके लिए एक बड़ा मूल्य चुकाना पड़े। नाउ हियर वी हैव सीन सम ऑफ द रूल्स रिलेटेड टू morals. We find that morals are concerned with individual feelings, good or bad. हमारी नैतिकता कैसी होनी चाहिए, यह कैसे समझा जाएगा? वह हमारे कार्यों से समझा जाएगा कि कौन सा कार्य अच्छा है या कौन सा बुरा है। एंड मोरल डिटरमाइन व्हाट बिहेवियर आर रॉन्ग और राइट। नाउ द मोरल्स are the inner qualities and they are followed by what our society, and when we people just do the actions according to our moral and values, it becomes ethics. एथिक्स क्या होंगे? जब हम किसी भी नैतिक बातों को अपने कार्यों में इस्तेमाल करेंगे उसी को हम कहते हैं आचार विचार। एथिक्स जस्ट मेक आवर रिकॉग्निशन एवं पीपल। हम अच्छे से बात करते हैं, हम अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, हम उसके साथ एक पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, इसी को तो आचार विचार कहेंगे। सो एथिक्स डिक्टेट व्हाट प्रैक्टिकल बिहेवियर्स आर अलाउड while moral reflects our intentions. एथिक्स हमारे व्यवहारिकता को दर्शाता है, जबकि नैतिकता क्या दिखाएगा? यह हमारा इरादा क्या है, हम क्या चाहते
So, as there is an example that ethics are basically an institutional attempt to regulate behavior with rules based on a shared moral code. यानी एथिक्स क्या होंगे? यह सामान्य रूप से ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे नियमों को, जो समाज के बनाए नियमों को हमारे ऊपर अप्लाई होना होता है या किया जाता है, और हम अपने विचारों को दूसरों को भी क्या करते हैं? शेयर करते हैं। लेकिन यह एक मोरल, एक नैतिक कोड के द्वारा उसे शो करते हैं। सो एथिक्स जस्ट मेड अप बाय इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल्स, मोरल्स, ऑनेस्टी, राइट, फेयरनेस, रिस्पांसिबिलिटी, कॉन्शियस choice, honor and value. It is a huge combination of different morals. अब जैसे सपोज करें कि अब प्रिंसिपल, सिद्धांत, अब हमें समाज की सरकार ने या समाज ने कानून बनाए या नियम बनाए कि भाई आपको बाएं चलना है, सड़क के बाएं चलना है, तो हम दाएं पे जाएंगे। लेकिन अमेरिका में जो नियम है कि भाई आपको दाएं चलना है, तो वहां का प्रिंसिपल वो होगा और हमारा प्रिंसिपल क्या है कि हमें बाएं चलना है। तो हम अगर इस रूल के खिलाफ जाते हैं तो हमारे एथिक्स नहीं जाएगा। इंटीग्रिटी, सहयोगात्मक, एक दूसरे के प्रति हम इस बात में तैयार हैं कि हम एक दूसरे की सहायता करें, और इस तरह से जो हमारे एथिक्स होते हैं वह हमारे व्यक्तित्व में झलकने चाहिए। सो हियर वी फाइंड दैट सम ऑफ द रूट पार्ट्स, सब रूट्स ऑफ आवर एथिक्स आर ऑनेस्टी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड सेल्फलेस सर्विस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉइंट। If we are honest with ourselves, if we are honest towards our institution, it may that somebody may not appreciate you, but it can be felt. अगर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं तो हो सकता है कि आपके सामने आपकी प्रशंसा न मिले, बट फिर पीछे की प्रशंसा जरूर मिलती है। यह कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको हम डायरेक्ट शो करेंगे या हमारे कार्यों से आएगा। सेकेंड वन, फेयरनेस, ऑलवेज बी ट्रूथ टुवर्ड्स योर वर्क, क्योंकि हमें अपने कार्य में ईमानदार होना ही फेयरनेस करेगा कि हम पक्षपात पूर्ण न होकर पक्षपात रहित रहें। थर्ड वन, ट्रांसपेरेंसी, ऑलवेज टेक करेक्ट डिसीजंस फॉर ऑल द पीपल हु आर ज्वाइन विद अस और नॉट। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत लोग किसी के खिलाफ भी रहते हैं और किसी के साथ भी रहते हैं, लेकिन जो मेन लीडर होता है वह लीडर सबके लिए काम करता है, भले ही वह व्यक्ति उसको चाहे या न चाहे। अपने काम के प्रति जागरूकता, अपने काम में ईमानदारी आपको एक फेयर पर्सन एंड सेल्फलेस सर्विस। हम जो भी करें इसके लिए यह न सोचें कि हमें क्या पाना है, जो मिलना है वो मिलेगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को पाने की कल्पना करते हैं तो हम अपने कार्य के प्रति सजग नहीं होते। हमारे विचारों में बार बार वह स्वार्थपरता झलकती ही है कि हम क्या चाहते हैं, चाहे वो हम अपने कार्य अपने बॉडी लैंग्वेज से दिखा दें,
चाहे हम अपने जुबान से कह दें। इसलिए हम जो भी करें वह सेल्फलेस हो, स्वार्थ रहित हो, एंड ऑल थिंग्स फॉर एथिक्स। So ethics are basically an association attempt to regulate behavior with rules based on shared moral code. Now ethics is the discipline of dealing with what is good and bad. यह एक ऐसा अनुशासित कार्य है या व्यवहार है जो हमें बताता है कि हम कैसे अच्छे या बुरे हो सकते हैं, या कैसे किस तरह से हम अच्छे या बुरे हैं, विथ मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन एंड अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल और एंड वैल्यूज। या हमारे मूल्य, हमारे नैतिकता का एक समूह होता है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एंड इंडिविजुअल और ग्रुप, जो एक संस्था या एक समूह या समाज जिसको कह सकते हैं, जो कानून बना है उसका पालन हो, उसका रूप चले, दिस इज कॉल्ड एथिक्स। नाउ हियर इज डिफरेंस बिटवीन मोरल्स एंड एथिक्स। नाउ मोरल, इट इज originated from a Latin word mos, which means कस्म। यह शब्द मोस, लैटिन शब्द मोस से है, जिसका मतलब है प्रथा, कस्टम, वाइल। एथिक्स comes from Greek word ethos, which means character. Morals, as defined, it is the principle or habits with respect to right or wrong conduct, while ethics are the rules of conduct organized in respect to a particular class or human action on a particular group or culture. यानी हमने क्या देखा कि मोरल जो है वो एक सिद्धांत है जो हम अच्छे या बुरे कार्यों या आदतों से दर्शाते हैं, जबकि एथिक्स एक कानून है जो एक समाज या किसी सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। नाउ मोरल्स are usually consistent, ये बदलते नहीं हैं, although can change if an individual's beliefs change, and ethics are depend on others for definition, and they tend to be consistent within a certain context but can vary between context. Ethics या flexibility इसमें है, यह चेंज हो सकता है और यह परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, while flexibility, morality transcend cultural norms, while ethics are governed by professional and legal guidelines within a particular time and place. Now there are some ethics for teachers we have to follow, and just first deal, justify and impartiality with students. It is the most important for us, क्योंकि टीचर वही है या सुधारक वही है जो पक्षपात रहित कार्य करे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने छात्रों में, सभी छात्रों के लिए एक ही तरह सोचना है और एक ही तरह से कार्य करना है। सेकेंड, रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट। और छात्रों के बीच में अगर कई छात्र में किसी छात्र को हमारी विशेष आवश्यकता है, काउंसलिंग की जरूरत हो, समय देने की जरूरत हो, उन्हें विशेष बात समझाने की जरूरत हो, विषय वस्तु से संबंधित हो या उनके व्यवहार से, हमें उनके लिए खास समय निकालना है और फिर उसकी समस्याओं को समझकर हमें उसका निदान करना है। Seek to meet their individual needs, same as second tiers, and respect the right of every student. हर छात्र के अधिकारों का सम्मान भी करना है। Encourage student to formulate and work, और हर छात्र को यह प्रमोट करना है कि आपको जो वर्क दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो बात कही जा रहा है, जो नैतिकता सिखाई जा रही है, आप उसको फॉलो करिए और एड स्टूडेंट टू डेवलप एंड
अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन, और समय समय पर हमें उनका उनको एप्रिसिएट भी करना है उनके अच्छे कार्य के लिए। नाउ हियर आई एम कंक्लूडिंग माय टॉपिक। आई होप you will just forgive me for my shortcomings and you would like it. Thanks.